हेलो गाइस, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज ऑफ एएससी फॉर क्लास 12। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फार्मूला के राइटिंग मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले के वीडियोज में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड वीडियोज हैं तो उनमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को फार्मूला को लिखने में या उनके नोमेनक्लेचर को लिखने में कुछ जो टर्म्स यूज किए जाते हैं उन टर्म्स के बारे में डिटेल्स डिफिनीशन देख चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। तो अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फार्मूला को कैसे लिखा जाए अगर नेम दिया हो तो, या फिर फार्मूला दिया हो तो उसका नेम कैसे लिखा जाए, यूपीएससी नेम। ये दो टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। फार्मूला देकर के कहेगा कि उनका नाम बताइए, या फिर नाम देकर के कहेगा कि उनका फार्मूला लिखिए। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक में नाम है तो फार्मूला लिखना है, और दूसरे में फार्मूला है तो उनका नाम लिखना है। तो ये बोर्ड के या किसी भी एग्जाम के दृष्टि से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनका फार्मूला राइटिंग और उनका नेमिंग। तो आज हम लोग सबसे पहले इसमें फार्मूला राइटिंग के कुछ रूल्स हैं उनको नोट करेंगे, नोट करके समझ लेंगे। उसके बाद उनके कुछ नेमिंग के रूल्स हैं उनको भी समझ लेंगे, और जब दोनों टाइप के रूल्स समझ लेंगे तो उनके बाद कुछ एग्जाम्पल देख करके उन रूल को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहले आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप वीडियो को पॉज करके और उनके 1 बाय 1 रूल्स को नोट कर लें और उनको समझ लें वीडियो देख करके, और उसके बाद जो नोट किए हुए हैं उससे बार बार पढ़ करके उसको रिमाइंड करके याद कर लें। क्योंकि रूल्स आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं। रूल्स को ऐसा नहीं समझना है कि यही रूल्स हमारे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाएंगे, रूल्स नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो काम करना है, फार्मूला लिखना है तो, या फिर फार्मूला दिया हुआ है उनका नेमिंग करना है, तो इसके लिए रूल्स दिमाग में होने आपके जरूरी हैं। अगर रूल्स दिमाग में नहीं होंगे तो आप फार्मूला सही नहीं लिख पाएंगे या उनका नेमिंग सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम होगा कि इनका पॉइंट वाइज पूरा डिटेल्स दिया गया है। एक दो रूल और हैं इसमें नेमिंग में, उसको भी इसके बाद लिख देते हैं। तो आप पहले उनको लिख लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए एक एक रूल को, याद कर लीजिए, तब उसका एग्जाम्पल बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत आसानी से बनेगा। और आपके बोर्ड में 2 से 3 नंबर के निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मूला से रिलेटेड या नेमिंग से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। टॉपिक पर चलने से पहले आपसे एक सजेशन और रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। और आप पहले भी बहुत सारे वीडियो आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल पर, तो उनको भी प्लेलिस्ट में जा करके अपना जो जरूरत है उसके हिसाब से अपना वीडियो देख करके अपना नॉलेज लेवल या कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी टाइप का आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें रूल्स फॉर राइटिंग फार्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमको सिलेबस में मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम एक होगा और बाकी उससे लिगेंड जुड़े रहेंगे। तो उनका कुछ काउंटर आयन भी हो सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ही लिखना होगा। तो हम उसको देखते हैं 1 बाय 1। पहले कहता है सबसे फर्स्ट रूल कि फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स केटाइन, वो चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, केटाइन फॉर्म में जो है उसको पहले लिखा जाएगा। सबसे पहला जो फार्मूला लिखना शुरू करेंगे तो केटाइन को पहले लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स केटाइन जो भी होगा वो पहले लिखा जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इनक्लूड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये आप रूल में भी पढ़ चुके हैं, डिफिनीशन भी देखे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, तो वहां भी आपको ये मिला हुआ है
कि कोऑर्डिनेशन पार्ट जो होता है, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। क्लियर? तो पहले लिखना है आपको कॉम्प्लेक्स केटायन, उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लिखना है, फिर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्फीयर सेंट्रल एटम इज रिटेन फर्स्ट फॉलोड बाय लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। अब बात है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी को जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी वो कैसे लिखी जाएगी, तो उसमें सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखा जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट करके सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को, और उसके बाद जो लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड्स अगर एक लिगेंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक टाइप का है, तो अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हैं तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो फॉलोड सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम भी बोलते हैं, तो सेंट्रल एटम का मतलब सेंट्रल मेटल एटम भी आप बोलते हैं। तो पहले लिखना है सेंट्रल मेटल एटम को, उनके बाद लिगेंड्स को लिखना है, पूरे ब्रैकेट के अंदर ही जाएंगे, और कैसे रखना है, तो इन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। अब कभी कभी हम लोग लिगेंड का एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करते हैं, तो इन एब्रिविएटेड लिगेंड्स लाइक EN और OX फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिविएशन इज कंसीडर। जैसे EN लिखना है तो EN के लिए यहां पर 1,2-डाइमीन इथेन होता है, तो EN के लिए अगर लिखेंगे तो EN में या OX में पहले E आ रहा है तो पहले EN लिखा जाएगा, तो OX लिखा जाएगा। Where ligands are polyatomic, their formulas are enclosed in parentheses। अगर लिगेंड जो लिए जा रहे हैं आपके पॉलीएटॉमिक हैं, जैसे H2O है, NH3 है, CN है, NO है, तो ये पॉलीएटॉमिक लिगेंड है। Cl आपका पॉलीएटॉमिक नहीं हुआ, मोनोएटॉमिक लिगेंड हुआ, एक मोनोएटॉमिक लिगेंड हुआ। तो जब पॉलीएटॉमिक लिगेंड को लिखेंगे तो उनको स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में इंक्लूड करेंगे। There should be no space between the ligands and the metal within a coordination sphere। जो coordination sphere है, coordination लिखेंगे तो उसमें लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, कंटिन्यूअसली लिखना है सिंबल के साथ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हुआ कि when the formula of a charge coordination entity is to be written without that of the counter ion, यानी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लिख रहे हैं तो उसमें काउंटर आयन नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही लिख रहे हैं, तो उस पर कुछ न कुछ चार्ज होगा, तो जो चार्ज होगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो वहां पर जितना चार्ज है उतना नंबर देकर के उसके बाद चार्ज का साइन देना है, प्लस चाहे माइनस। जैसे 2+, अगर 2 चार्ज है प्लस साइन है तो 2+, 3+, 2-, 3-, अगर 1 है तो 1- लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस लेते हैं तो उसका मतलब ही ऑलरेडी 1 होता है। तो अगर विदाउट काउंटर आयन हो, यानी काउंटर आयन नहीं लिखा गया हो, केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही लिखा गया हो, तो द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स एज अ राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन। अब इसका एग्जांपल एक देखिए, CO, CN6 और इस पर चार्ज आपका -3 है, तो -3 है तो यहाँ पर हमने लिख दिया -3, तो 3- यहाँ लिख दिए। ऐसे ही आपके नेमिंग और एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर से वगैरह तो पहले इसका रूल नोट करके याद कर लेते हैं, फिर उस पर जब काम करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा रूल क्या क्या हुआ कि केटायन को पहले लिखना है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी को आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल को पहले लिखना है, लिगेंड उसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, फिर एब्रिविएटेड फॉर्म में है तो उनका फर्स्ट लेटर कंसीडर करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में,
और जब पॉलीएटॉमिक है तो पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स के लिए स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस का यूज करना है। इसके बाद स्पेस नहीं देना है, और अगर चार्ज लिखा जा रहा है तो चार्ज को बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखना है नंबर के साथ। और द चार्ज ऑन द केटायन इज बैलेंस, जब कंप्लीट लिखेंगे तो द चार्ज ऑफ केटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एनायन। यानी पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी को कंप्लीट कीजिए, इसका चार्ज देखिए, और उसके बाद जो काउंटर आयन दिया गया होगा, काउंटर मेटल दिया होगा, तो या काउंटर मेटल हो नॉन मेटल हो, कोई भी काउंटर एलिमेंट जो दिया गया है तो उसकी चार्ज को आयन के रूप में होगा, तो जितना इसका चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज जितना देकर के आपको बैलेंस कर देना है। तो इस तरीके से ये सारे रूल फॉलो करेंगे तो आप मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला अगर दिया है, आपको नेमिंग करना है, तो ठीक इसका अपोजिट काम करना है, तो कुछ बात फॉलो होगी, कुछ जगह पर अपोजिट करना है। तो ज्यादातर केस में सिमिलरिटी ही देखने को मिलेगी। जैसे इसमें है कि नाम का फॉर्मूला लिख रहे थे, तो अब यहाँ अपोजिट प्रोसेस क्या होगी कि फॉर्मूला के आधार पर उसका नाम लिखिए, ये अपोजिट बात हुई। बाकी जो डिटेल्स रूल थे ज्यादातर सेम ही रहेंगे। जैसे पहला रूल है कि कॉम्प्लेक्स केटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन, अगर प्रेजेंट हो तो। कहीं अगर कॉम्प्लेक्स केटायन है और उसमें फिर एनायन भी है तो केटायन को पहले लिखेंगे और एनायन को बाद में लिखेंगे, जैसे जनरल फॉर्मूला में इनऑर्गेनिक में होता है। The ligands are named in an alphabetic order before the name of the central atom. इसमें क्या था कि सेंट्रल एटम को पहले लिखिए, उसके बाद लिगेंड लिखना है। और लिगेंड कैसे लिखना है, तो लिगेंड आपको लिखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो यहाँ भी है कि लिगेंड आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, लेकिन लिगेंड पहले लिखे जाएंगे। द लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के नाम के पहले लिगेंड को लिखना है और वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में। फिर उसके बाद कहता है कि नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन ओ। बाद में आइडो भी लिखा गया 2004 के बाद। इसको जैसे ओ था पहले लिखा जाता था तो आज भी बहुत जगह वो चलता है, लेकिन ओ के जगह पर आइडो भी लिखा जाता है। तो कहीं कहीं आइडो मिले या कहीं ओ मिले तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। पुराना रूल बेसिकली IUPAC का वो ही है, बाद में उसको इमेंड करके कहा गया कि ओ के जगह पर IDO लिखना ज्यादा बेटर होगा। तो जैसे तो क्या कहता है कि एनायनिक लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड तीनों हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, केटायनिक भी हो सकते हैं। तो एनायनिक लिगेंड जो हैं तो उनके नाम में अंत में ओ जोड़ा जाता है, और 2004 के बाद के रूल के अनुसार ईडो जोड़ा जाता है। तो जैसे क्लोरो तो क्लोरिडो भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन आप क्लोरो ही लिखिए तो क्लोरो, सियानो या सियानिडो, तो सियानो ज्यादा आपको मिलेगा, बुक में वही चल रहा है, उसी को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज में रखिए है कहीं IDO लिखा हो तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो समझना है कि एनायनिक लिगेंड है। ठीक है। न्यूट्रल एंड केटायनिक लिगेंड्स आर द सेम एक्सेप्ट, तो न्यूट्रल और केटायनिक मोस्टली सेम होते हैं, कुछ में कुछ उसका स्पेशल फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे एक्वा फॉर H2O, H2O होता है तो उसके लिए नाम वाटर नहीं लिख करके उसका स्टैंडर्ड नाम एक्वा यूज करते हैं। उसी तरीके से NH3 है तो अमोनिया नहीं यूज करके उसको एमाइन यूज करते हैं। उसी तरीके से CO को कार्बोनिल, उसी तरीके से NO को नाइट्रोसिल। तो याद रखना है H2O हो तो एक्वा, NH3 हो तो एमाइन, CO हो तो कार्बोनिल, NO हो तो नाइट्रोसिल। और बाकी जो हैं अगर न्यूट्रल हैं या केटायन लिगेंड हैं तो उनका नाम वैसे ही लिखना है, अगर एनायन है तो उनके अंत में O लगेगा सब। फिर while writing the formula of coordination entity, these are included in brackets। अगर जब हम लिखते हैं
राइटिंग द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फार्मूला लिखते हैं। तो ये जो चीज है NH3 है, NO है, CU है, चाहे H2 है, इनको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन केटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरिकल इन पैरेंथेसिस। आप इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आएगी, कहीं वहां पर आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो जो भी है मेटल का, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग वहां पर कैपिटल रोमन लेटर जो होता है, जिससे 1 के लिए आप लिखते हैं कि 1 2 3, इस तरह से आप ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ और रूल्स हैं, 2 रूल्स और हैं, उनको देख लेते हैं और तब फिर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा कि प्रीफिक्सेस मोनो डाई ट्राइट्स जो है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, तो आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स in coordination entity when the names of the ligands includes a numerical prefix, then the terms bis, tris, its are used, the ligand to which they refer being placed in parentheses। यानी पैरेंथेसिस में जो लिखा गया है नेम, तो नाम के पहले 22, 2 हो तो 22, 3 हो तो ट्राइस, इस तरह से आप नाम पेंटा हेक्सा अपना ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट रूल है कि इन द कॉम्प्लेक्स आयन, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज ए केटायन देन द मेटल एटम इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। यानी अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी हो, अगर वो केटायन के रूप में हो, तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, उस सेंट्रल मेटल एटम का नाम डायरेक्ट लिखा जाएगा, जैसा एलिमेंट में नाम होता है उसका वैसे। और but if the complex ion is an anion, then the name of metal ends with the suffix a। अगर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पार्ट जो है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है या स्फीयर है, वो आपका एनायन के रूप में है, तो उसमें एनायन के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है, उसके नाम के अंत में ATE यानी 8 जोड़ते हैं। जैसा कि आयरन अगर होगा Fe हो तो फेरेट, जिंक है तो जिंकेट, एल्युमिनियम है तो एल्यूमिनेट, इस तरह से जोड़ते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले सेंट्रल मेटल के लिए। जब वो एनायन के रूप में काम कर रहा हो तो 8 जोड़ना है, नहीं एनायन के रूप में हो तो उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। अब इन सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस एग्जाम्पल्स में है, पहला टाइप दे रहे हैं कि सम एग्जाम्पल्स टू राइट द फॉर्मूला। 4 एग्जाम्पल हम लिए हैं कि फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, और 4 एग्जाम्पल लिए हैं कि जिसमें फार्मूला दिया हो तो नाम कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टू राइट द फार्मूला। यहाँ पर नाम दिया गया है, यूपीएससी ने दिया गया है, आपको लिखना है उसका फार्मूला। तो फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहला रूल क्या था? सबसे पहला रूल हमारा यही था कि कॉम्प्लेक्स टाइम को लिखेंगे। यहाँ पर लास्ट में क्लोराइड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आपको केटायन की तरह बिहेव कर रहा है। तो केटायन को पहले लिखना है, तो हम पहले लिख लेते हैं इसको। तो पहले में क्या है कि टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट। तो अब सबसे पहले तो इसमें आप पार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन पार्ट हमारा कितना हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन पार्ट इतना हो रहा है, क्लोराइड लास्ट में। तो क्लोराइड को तो काउंटर आयन के रूप में यूज करके बैलेंस करेंगे। पहले इसका देखा जाए कि क्या होगा। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम को पहले पहचान करना है, उसको पहले लिखना है। तो सेंट्रल मेटल एटम के रूप में हमारा क्या मिल रहा है, कोबाल्ट। तो सबसे पहले हमने लिखा कोबाल्ट लिख दिए। इसके बाद ये नाम दिया गया है आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लिखेंगे इसको। तो क्या है कि टेट्रा एमाइन। आप जानते हैं कि एमाइन हम लोग कहते हैं NH3 को, तो NH3 को एमाइन बोलते हैं, और टेट्रा है मीन्स 4 है। तो कोबाल्ट के पास क्या लिखेंगे, NH3 को, और चूंकि ये पॉलीएटॉमिक
आयन है तो पॉलीएटॉमिक लिगेंड है, तो इसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे NH3, एमाइन हो गया। और कितना है तो टेट्रा यानी 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कहा है कि एक्वा मीन्स वाटर H2O, तो अब उस H2O को बिना स्पेस दिए लिखेंगे H2O हो गया हमारा। इसके बाद क्या है क्लोरिडो, तो क्लोरिडो दिया हो या क्लोरो दिया हो एक ही बात है, तो क्लोरिडो है मतलब क्लोराइड है, एक ही है, कुछ नहीं दिया गया है तो Cl हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि पूरा एक हमारा स्फीयर बन गया, तो इस स्फीयर को लीजिए और इस पर देखिए कि चार्ज कितना आ रहा है, तो जितना चार्ज होगा उतना ही को हमको लास्ट में क्लोराइड है तो Cl तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा, और Cl का चार्ज कितना है देख लीजिए, तो देखिए NH3 है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो इस पर तो कोई चार्ज नहीं आया। अब एक क्लोराइड है, इस पर एक आया है नेगेटिव चार्ज, और कोबाल्ट का आप जानते हैं कि +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +3 जब है तो यहाँ पर +3 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर -1 हुआ, तो +3 और -1 यानी इस पूरे का चार्ज कितना हुआ तो 2+ हुआ। क्यों तो 2 आप काउंट कर सकते हैं 3 अब +-1 तो कितना होगा +2 ना होगा, तो ये +2 हो गया इसका चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज। तो इसको काउंटर आयन से कैंसिल करना पड़ेगा, तो काउंटर आयन में हमको क्या देना पड़ेगा -2 लगाना पड़ेगा, और क्लोराइड है काउंटर आयन के रूप में, तो एक क्लोराइड पर आपका -1 होता है, तो आपको 2 प्लस को कैंसिल करने के लिए 2 क्लोराइड चाहिए, यानी यहाँ पर लिख देंगे Cl2, तो बिना स्पेस किए हुए डायरेक्ट हो गया CO NH3 H2O Cl2, यही हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद दूसरा है कि पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट, तो पोटेशियम पहले आ गया है, कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ से हो रहा है, और इसमें पोटेशियम है, तो पोटेशियम आपको काउंटर आयन के रूप में है, तो काउंटर आयन में अगर केटायन है काउंटर आयन तो पहले लिखा जाएगा, एनायन है तो बाद में, यहाँ पर एनायन था क्लोराइड तो ये बाद में लिखा गया, अगर पहले रहेगा केटायन होगा तो पहले, तो यहाँ पर पोटेशियम केटायन है तो के तो पहले लिखेंगे काउंटर आयन, इससे मतलब नहीं है हमको पहले उसका चार्ज अभी क्लियर नहीं करना है, पहले अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये के चाहे तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। देखिए पहले की कोऑर्डिनेशन को क्या लिखा जाए, तो टेट्राहाइड्रोक्सिडो और जिंकेट, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जिंकेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेशन पार्ट है आपका एनायन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जिंक में ATE जुड़ा हुआ है, तो ये जिंकेट हो गया है, यानी ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपका एनायन की तरह बिहेव कर रहा है, तो पोटेशियम आपका केटायन की तरह बिहेव करेगा। तो पहले इसको लिखा जाए, तो यहाँ पर जिंकेट है, तो सेंट्रल मेटल एटम के रूप में कौन हुआ जिंक हुआ, तो जिंक आपने लिख दिया। इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है उससे टेट्राहाइड्रोक्सिडो, तो हाइड्रोक्साइड का है OH और ये 4 है, तो यहाँ पर 4 दे दिए। अब यही आपका काउंटर पार्ट हो गया। अब इसमें देखते हैं कि चार्ज कितना आ रहा है, इस काउंटर आयन तो यहाँ पर लगेगा, तो देखिए जिंक का 2+ चार्ज होता है और एक OH का 1 माइनस होता है, तो 4 OH है तो 4 माइनस, तो आप देख सकते हैं कि +2 लिखा जाए, अगर +-4 लिखा जाए तो ओवरऑल क्या आएगा -2 आएगा, यानी इसका चार्ज हुआ हमारा -2, और पोटेशियम पर आपका +1 चार्ज होता है, काउंटर आयन के रूप में है, तो पोटेशियम को -2 को कैंसिल करने के लिए हमको 2+ चाहिए, यानी पोटेशियम 2 लगाना पड़ेगा, तो हो गया हमारा K2ZnOH4, यही आपका फॉर्मूला हो गया पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट सेकेंड का। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट पर हमारा क्या दिया हुआ है कि पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, तो एल्यूमिनेट थर्ड दिया हुआ है, यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ पर है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 है,
और ये पूरा ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट जो है ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया है और पोटेशियम उसका काउंटर आयन हो गया है। तो पहले तो हम लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट का, और आप जानते हैं कि ऑक्जेलेटो जो होता है तो ऑक्जेलेटो में तो पहले एल्युमिनियम का लिखिए, एल्युमिनियम का हो गया Al, ऑक्जेलेट का होता है C2O4, C2O4 हो गया, ये ऑक्जेलेट का हो गया। और इसमें एल्युमिनियम का देख रहे हैं कि 3 है और ऑक्जेलेट का -2 होता है, एक ऑक्जेलेट का -2 होता है और ये ट्राई ऑक्जेलेटो है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे ट्राई के लिए। ये आपका हो गया क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस पर चार्ज कितना आ रहा है पहले काउंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका है -2 और 3, तो -2 × 3 यानी -6 हो गया। एल्युमिनियम का +3 है तो आप चार्ज काउंट कर सकते हैं कि +3 अब +-2 × 3 यानी +3 - 6 तक कितना हुआ -3, यानी इस पार्ट पर आपका -3 चार्ज है, चाहे 3 है इसके साथ। तो अब 3 को कैंसिल करना है किससे, पोटेशियम से। तो पोटेशियम कितना चाहिए वहां पर, तो K के लिए 1 होता है +1 तो +3 चाहिए था तो K3 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये निकल गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं ये अलग है, पूरक में काउंट करने के लिए है। इसमें देखते हैं कि डाइक्लोरो 22 इथेन 1,2 डाईएमाइन कोबाल्ट 3। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि कोबाल्ट 3 लिखा गया है, यानी कोबाल्टेट नहीं लिखा गया। तो इसका मतलब कि ओवरऑल ये आपका केटायन की तरह बिहेव करेगा। और इसमें कहीं आपको ये नहीं दिख रहा है कि उसका काउंटर क्या है, काउंटर आयन क्या है। तो काउंटर आयन नहीं है तो काउंटर आयन की बात हम नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या दिया हुआ है कि पहले सेंट्रल मेटल एटम देखिए, तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट है। तो सेंट्रल मेटल एटम के रूप में आपने लिखा कोबाल्ट। इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, तो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो चाहे डाइक्लोरिडो भी लिख सकता है। तो डाइक्लोरो जुड़ा हुआ है तो Cl2 हो गया। इसके बाद 22 है, 22 किसका है, ये पूरे का है। तो इसको इथेन 1,2 डाईएमीन को हम लोग EN लिखते हैं, ऑक्जेलेटो को OX लिखते हैं और इथेन 1,2 डाईएमीन को EN लिखते हैं। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में EN हो गया। और ये कितना है, 22 है, यानी 2 हो गया। और यही आपका पूरा हो गया डाइक्लोरो, यहाँ पर क्लोरो हो गया, इसका हो ही गया 22 2 लिख दिए, कोबाल्ट आपका लिख दिए। अब इस पर चार्ज देख लेना है क्योंकि इसके साथ कोई काउंटर आयन नहीं है तो चार्ज को इंडिकेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर EN जो है इसका तो न्यूट्रल है, इथेन 1,2 डाईएमीन जो है उसका न्यूट्रल है। आप समझ सकते हैं कि कैसे न्यूट्रल हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखिएगा अगर तो C इथेन हो गया। इसके बाद कर रहा है कि डाईएमीन यानी H हो गया, इधर आपका NH2 आ जा रहा है, इधर आपका H हो गया, यहाँ भी H हो गया, यहाँ भी आपका NH2 आ जा रहा है, NH2 या H2N लिख सकते हैं और ये आपका H हो गया। तो यहाँ NH2 की जगह पर आप H2N लिख सकते हैं ताकि N से जुड़ेगा। तो ये देख रहे हैं कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, आपका न्यूट्रल हो गया है। तो ये न्यूट्रल है और यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन पर -1 चार्ज जाता है क्लोराइड के लिए। तो -1 × 2 तो कितना हुआ, -1 × 2 यानी -2। अब कोबाल्ट का आप जानते हैं कि 3 होता है तो +3, इसका चार्ज कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, +3 अब +-1 × 2 यानी 3 - 2 तो कितना होगा, +1 हो जाएगा। यही चार्ज आपका हुआ इस पर +1, तो हम सीधे प्लस सिंबल दे देंगे। तो इस तरीके से
ये हमने 4 एग्जाम्पल दिया, 4 एग्जाम्पल के माध्यम से फॉर्मूला को लिखना देखे। अब इसके बाद है हमारा कि टू राइट द IUPAC नेम। अब यहाँ फॉर्मूला 1 2 3 4 दिए गए हैं, आपको इसका इम्पैक्ट नेम लिखना है। तो देखिए इम्पैक्ट नेम में क्या करते हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें कोई काउंटर पार्ट नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे ये सेंट्रल मीटर तो लास्ट में जाएगा, तो उसको लास्ट में छोड़ देते हैं, बाकी को पहले लिखते हैं। तो ये क्या है, एमाइन है और कितना है, तो 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे पहले, डाई एमाइन, डाई एमाइन हो गया इतना तक का। इसके बाद ये क्या है, क्लोराइड है, तो क्लोरिडो क्लोरिडो हो गया। आई क्या हो गया, NO2 है, नाइट्राइट है, तो नाइट्रिडो, तो यहां पर हो गया नाइट्रिडो। और इसमें जो प्लेटिनम जुड़ा हुआ है बेसिकली यहाँ पर N से जुड़ा हुआ है, तो N जहां पर 2 की बात आती है कि एक ही चीज में एक ही पॉलीएटॉमिक आयन है, उसमें 2 अलग अलग एटम से कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो जिसके साथ होता है उसको वहां पर इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन से है क्या कि NO2 है, O NO रहता तो O से जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर NO2 है, इसका मतलब कि N से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे N, यानी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो सेंट्रल मेटल एटम भी जुड़ेगा। तो सेंट्रल मेटल एटम में क्या है, यहाँ पर प्लेटिनम है, तो यहाँ पर लिख दिया प्लेटिनम, और प्लेटिनम का देखना है कि कितना होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो आपका 0 हो गया, यहाँ पर आपका है कितना, यहाँ पर क्लोराइड है, तो क्लोराइड का 1 जाएगा, तो 1 जाएगा, और इसके बाद आपका NO2 है, तो NO2 में भी -1 होता है, तो यहाँ पर हो गया आपका -1 इसका और -1 इसका, तो -2 हुआ। तो प्लेटिनम पर कितना चार्ज जाना चाहिए, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, तो पूरा का 0 होना चाहिए, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब कोई चार्ज नहीं है, पूरा का 0 होगा, तो इसका मतलब क्या, प्लेटिनम को अगर x मान लेते हैं, x प्लस -1 प्लस -1 इक्वल टू टोटल 0 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, +2, यानी प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो जाएगा +2, तो 2 रोमन अंक वाला हम लिख दिए। तो नाम क्या होगा कि डाई एमाइन क्लोरिडो नाइट्रिडो एन प्लेटिनम 2, इसका नाम हो गया। अब इसी तरीके से इसमें देखते हैं K3Cr2O4 फोल्थराइड, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेट है और इसमें काउंटर आयन दिया हुआ है पोटेशियम, तो काउंटर आयन पॉजिटिव है यानी केटायन है, तो पहले लिख देंगे, तो पोटेशियम हो गया, काउंटर आयन आपका हो गया पोटेशियम। इसके बाद क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेट दिया गया है और कितना है, तो 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो हो गया। और ये है क्रोमियम। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका बिहेव कर रहा है किसकी तरह, तो एक एनायन की तरह, तो एनायन की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेंट्रल मेटल एटम में क्या जोड़ना है, ATE जोड़ना है। तो क्रोमियम है, तो क्रोमियम में 8 जोड़ेंगे तो क्रोमेट होता है वहां पर। तो पोटेशियम ये काउंटर आयन वाला, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, क्रोमेट हो गया। और क्रोमेट का क्या है, क्रोमियम का यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 है, और आप जानते हैं कि इसका C2O4 का 2 माइनस होता है, तो 2 माइनस इंटू 3 तो कितना हो गया, 2 माइनस इंटू 3 तो -6 हुआ। और ये आपका है +3, तो +3 प्लस x, क्रोमियम का x हो गया, और प्लस में -2 इंटू 3, ये टोटल 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि आपका ये हो गया 3 + x - 6 = 0, यानी आपका हो गया x - 3 = 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x = +3 हो जाएगा, यानी क्रोमियम का यहाँ पर 3 है तो क्रोमेट लिख करके यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर उसका 3rd लिख। तो नाम हो गया पोटेशियम ट्राईऑक्सीडेटो क्रोमेट 3rd। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर दिया है CO, Cl2, En, वोल्टॉइज Cl। तो लास्ट में Cl है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोलाइड है, काउंटर आयन है, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी के बाहर जो लिखा जाता है काउंटर आयन है। तो कोलाइड काउंटर आयन है, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा उस पर यहाँ क्योंकि कोलाइड पर -1 चार्ज है तो इसका मतलब कि इस पर +1 चार्ज आपका होगा। तो अब देखिए कि इसका नाम क्या लिखा जाए। तो इसमें पहले क्या है, कोलाइड है, 2 है, तो लिखेंगे कि डाइक्लोरिडो हो गया। इसके बाद En कितना दिया है, तो En यहाँ पर 2 है, तो 2 के लिए हम लोग 22 यूज करते हैं। तो 22 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसका पूरा नाम, तो इथेन 1 2 और एमीन है डाईएमीन तो हो गया ही इसका पार्ट। और उसके बाद क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट चूंकि ये वाला पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन वाला आपका केटाइन की तरह बिहेव कर रहा है तो जी का क्यों रहेगा, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। तो यहाँ हो गया कोबाल्ट, और कोबाल्ट का यहाँ पर कितना होगा, तो देखिए चार्ज कितना है, तो इसका एक क्लोरीन 2 यहाँ है और एक यहाँ है 3 है, तो एक क्लोरीन पर -1 होता है तो 3 क्लोरीन पर -3 होगा, यानी कोबाल्ट का 3 होगा। तो कोबाल्ट के लिए 3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ लिखिए। तो नाम हो गया हमारा डाइक्लोरिडो 22 इथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3rd। और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, कोलाइड, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोराइड, ये क्लोराइड। तो डाइक्लोरो 22 इथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड हो गया। अब इसके बाद लास्ट है हमारा, इसमें भी देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद क्लोराइड है, इसका मतलब कि ये आपका पार्ट जो है वो पार्ट आपका केटाइन के रूप में है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो अब इसमें देखिए क्या है, इस सेंट्रल मेटल एटम को तो बाद में लिखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले को। तो यहाँ पर 5 मिल रहा है किसका, NH3 का, तो पेंटा एमाइन हो गया। इसके बाद कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट कितना है, 1 है, तो पेंटा एमाइन कार्बोनेटो नेगेटिव है तो कार्बोनेटो। और यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट जुड़ा हुआ है, तो कोबाल्ट लिख दिए, इसका कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए ये तो न्यूट्रल है और इसका है आपका CO3, तो CO3 का 2- होता है और एक क्लोराइड का है, तो एक क्लोराइड का है, इसका मतलब कि पूरे पर आपका 1 चार्ज आना चाहिए, तो इसका देखिए -2 और कोबाल्ट का 3+ लिखेंगे तब ना 3, यहाँ पर एक क्लोराइड है माने 1- और यहाँ 2-, तो टोटल -3 हुए, तो कोबाल्ट पर भी 3 जाना चाहिए, यानी कोबाल्ट 3rd। और बाहर में क्या है, क्लोराइड है, तो क्लोराइड, ये आपका पूरा हो गया। तो इस तरीके से आप देखें कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे, और फिर अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और समझ करके इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए।
बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनका भी नेमिंग कीजिए, फार्मूला जहाँ लिखने की बात हो फार्मूला लिखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा हो तो वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से लिख करके भेज सकते हैं। फार्मूला को कॉपी पर लिख करके फोटो खींच करके भी भेज सकते हैं, तो वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। और इस तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।